कहूंगी कि आज हमने अपने देश की पुरानी संसद भवन से, जिसे हम संविधान सदन कहते हैं, वहां से अपने नए संसद भवन में प्रवेश किया है। और नए संसद भवन में आने के बाद हम इस उम्मीद से आए हैं कि हम जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन जो हमारा विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है वो महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती है। G20 में भी हमने इस एजेंडा को आगे रखा कि हमें सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि महिलाएं आगे बढ़ के, लीड करके, नेतृत्व करके कैसे देश के विकास में भागीदार बने, ये जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारे देश के राज्यों के सदन में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में पहुंचे और चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में जो देश के हित में फैसले होते हैं, कानून बनते हैं, उन चर्चाओं में अपना योगदान दें, अपना अनुभव साझा करें। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, इसमें उनका योगदान हो। तो इस बिल के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगी कि नव भवन में नव संकल्प के साथ गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष आभार और अभिनंदन। वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को अपना संकल्प बनाकर वो सिद्धि तक ले जाने वाले हैं। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जय घोष किया था भारत में, और इस जय घोष को पूरे विश्व ने G20 की भारत की प्रेसिडेंसी में स्वीकारा। और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, इसके बावजूद भी विपक्ष ये कह रही है कि ये सब चुनावी दावपेच है, इसमें डिलिमिटेशन की भी बात है। तो अगर विपक्ष को ये लगता है कि चुनावी दावपेच है तो चिट्ठी क्यों लिख रहे थे? तो क्या विपक्ष भी चुनावी नौटंकी कर रहा था? और विपक्ष के लिए ये चुनावी नौटंकी ही है, क्योंकि विपक्ष ने और विशेषतः कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बावजूद कभी भी महिला को आरक्षण नहीं दिया, जबकि बार बार इसकी मांग उठती रही और कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था लोकसभा में। ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में पहला राजनीतिक दल बना जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया। और हास्यास्पद है कि सोनिया जी एक महिला अध्यक्षा होने के नाते अपनी पार्टी में यह सम्मान अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को न दे पाए। लेकिन आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये भी मौजूद नहीं रहे महत्वपूर्ण समय में, सोचा जा रहा था। गांधी खानदान को सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को सशक्त करने में रुचि है। राष्ट्र के गरीब तक के मध्यम वर्गीय परिवार या आदिवासी या दलित समाज की महिलाओं को सशक्त करने में उनकी रुचि नहीं है। आज ये दुख का विषय है कि श्रीमती सोनिया गांधी जानबूझकर सदन से गायब रहीं। ये दुख का विषय है कि उनके सुपुत्र भी जब इस बिल पर चर्चा शुरू हो रही थी, इंट्रोडक्शन हो रहा था, तब पीठ दिखाकर चले गए। और भी खेदजनक है कि जब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, स्पीकर ने ये घोषणा की कि क्या महिला आरक्षण मतलब कि नारी शक्ति वंदन बिल का सभी राजनीतिक दल समर्थन करते या नहीं, ऐसे में भाजपा और एनडीए के सभी साथियों ने अपना समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन बिल के इंट्रोडक्शन में नहीं दिया। तो ये दोगलापन क्यों सोनिया जी? शायद इसका मुझे नहीं तो देश को तो जवाब मिल ही जाना चाहिए। सारे भारतीय जनता पार्टी ने ये नया संसद भवन हमारे लिए नई उमंग, नई ऊर्जा, नया इतिहास, नई चेतना लेकर के आया है। इसका बनना ही अपने आप में एक इतिहास है और स्वर्णिम इतिहास है। और इस स्वर्णिम इतिहास में सर्वप्रथम महिला बिल आया है। आज गणपति जी का दिवस है, उनके पूजनीय के साथ हमारी जो नारी शक्ति है वो दुर्गा स्वरूपा है। इस तरह से सर्वप्रथम नारी शक्ति
जो बिल आया है, आरक्षण बिल आया है, इसमें हम पूरे देश की महिलाओं को बधाई देते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने महिला आरक्षण की बात कही है, तो महिलाओं की भावनाओं का शोषण किया है। पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, माननीय भाजपा की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बिल आया है, ये बिल हम सबके लिए बहुत हितकारी है और सब महिलाओं के अधिकार के लिए ये बिल हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर है। और महिलाएं अब आगे बढ़ेंगी, अपने अधिकार को पाएंगी और इस देश में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगी। ये हमारे आज के इतिहास बनना प्रारंभ हो गया। कई इतिहास इस नए भवन में गढ़े जाएंगे। अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है, उसमें विमेन को मौका मिलता पार्टिसिपेशन करने का बड़ी तादाद में। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और इसकी शुरुआत एक बार जो है राजीव गांधी जी ने की थी, जब उन्होंने पंचायत में 33% रिजर्वेशन शुरुआत की थी। और मुझे यकीन है कि ये जो फैसला होगा और बिल पास होगा, तो ये औरतों को अहम फैसले करने में जो है उनका एक रोल बनेगा। और अच्छा है, पूरे मुल्क की जो है तरक्की में ये बहुत अहम कदम होगा। अगर हम वुमेन रिजर्वेशन और कश्मीर असेंबली या पार्लियामेंट की बात, क्या फायदा मिलेगा यहाँ पे? नहीं, वुमेन रिजर्वेशन तो ओवरऑल हर जगह फायदा होगा, तो ये एक जगह की बात नहीं है। ये तो हर जगह जब वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगी, क्योंकि सबसे पिछड़ी हुई है जो अगर तबका है वो औरतों का है, तो जो फैसले होते हैं उसमें जब तक औरतों को रोल नहीं मिलता है, और वो रोल तभी मिलेगा जब असेंबली और पार्लियामेंट में औरतें आएंगी। आज नए पार्लियामेंट में भी मतलब स्टार्ट हो गया, सेशन हो गया नए संसद को, तो आप उसको कैसे देखते हो? नहीं, इसमें क्या है, देखिए, हमारा जो मुल्क है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं हैं वो तो हिंदुस्तान के अंदर है। नाइजीरिया हमारे पीछे है, वो भी, उसमें भी इतने गरीब लोग नहीं जितने हिंदुस्तान में हैं। तो ऐसे में समझती हूँ जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें कोई कमी नहीं थी, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी कि जो नया पार्लियामेंट बना के 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन देते हैं, क्योंकि उनके पास राशन खरीदने का कोई नहीं है, उनके पास उतनी ताकत नहीं है। तो ऐसे में एक पार्लियामेंट बनाना, मैं समझती हूँ इसकी जरूरत नहीं थी। अब बना चुके हैं तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, एलजी साहब कह रहे हैं कि 6 महीने में जो भी रिक्रूटमेंट है वो हम करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से एलजी साहब यहाँ आए हैं जम्मू कश्मीर में, तब से रिक्रूटमेंट का बेड़ा गर्क हो गया है। जितनी भी रिक्रूटमेंट, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो फायर सर्विसेज में हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में हो, सब में गड़बड़, सब में रिश्वतखोरी, सब में स्कैम्स, और सब अदालत के बीच में पड़े हुए हैं सारे केसेस। और कमाल की ये बात है कि जो गवर्नर साहब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, उन्हीं गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है एपटेक, उसकी वकालत अदालत में करती है। तो इससे बड़ा अजूबा, इससे बड़ा झूठ तो कुछ नहीं हो सकता है। जब से ये गवर्नर साहब आए हैं, जितने लोगों को इन्होंने नौकरी नहीं दी, बल्कि उससे कई बड़ी तादाद जो कश्मीर में मुलाजिम है, उनको मिलिटेंसी के नाम पे कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। तो ये जो कह रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है इस पे तो हंसना भी लाजिम नहीं है, क्योंकि ये हमारे नौजवानों की मुस्तकबिल की बात है। इस पे तो जो है अफसोस किया जा सकता है कि ये कहते क्या है और करते क्या है। आपने संडे को SKICC में बोला था कि 80% कश्मीरी लोग जो है जम्मू कश्मीर के, वो नहीं चाहते कि यहाँ असेंबली इलेक्शन हो। अब इसमें मैं क्या कहूँ, फिर तो इनको पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करनी चाहिए, फिर तो कहीं भी असेंबली इलेक्शन नहीं करनी चाहिए। जब एलजी साहब का ये मानना है कि जो असेंबली इलेक्शन है वो लोग चाहते नहीं है, तो मुझे लगता है ये तो उसी तरफ, बीजेपी तो उसी तरफ जा रही है। ये तो जो जमहूरी निजाम पूरे मुल्क के अंदर है, जम्मू कश्मीर में तो 2019 से पहले ही खत्म कर दिया। इतने सालों से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। जब हम सरकार बनाना चाहते थे वो बनने नहीं दी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी मिलके। तो ये तो पूरे मुल्क में जो जमहूरियत का जनाजा उठाना चाहते हैं। और ये जो एलजी साहब ने बात कही कि 80% लोग यहाँ इलेक्शन नहीं चाहते हैं, वो एलजी सरकार से खुश है, तो इसका मतलब पूरे मुल्क में ये नुस्खा आजमाएंगे अब यहाँ की बात। सिचुएशन को बस हो गया, बहुत, दैट्स इनफ। क्या करेंगे आप?
देखिए, ये 30 साल का संघर्ष रहा है। हमारे संविधान ने वादा किया था इक्वालिटी का, पर इक्वालिटी महिलाओं के लिए नहीं दिखाई दी। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो कर दिखाया था हमारे संविधान में, जो बहुत सारे डेवलप नेशंस में, अमेरिका ने लड़ाई लड़ी है, महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है, यूरोप ने की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। हमें ये अधिकार मिले थे, पर उस अधिकारों से वंचित किया गया, इसलिए ये बिल आना जरूरी था। राजीव गांधी जी के पास पूर्ण बहुमत सरकार थी, उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया था 33% रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट्स में देने का। ये रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया। 9.5 साल बाद आ रहा है, भले ही लेट आया है, उम्मीद करती हूँ इमीडिएटली लागू होगा। पर बिल में ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, इमीडिएटली लागू नहीं होगा। जब वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तभी ये रिजर्वेशन लागू होगा। दैट मीन्स टिल 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। तो आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं, पर दरवाजों में अभी भी नो एंट्री है। लेकिन विपक्ष 29 है। कह रहा है कि ये सब आप लोगों का इलेक्शन का दांवपेच है। अब उस विपक्ष को तो कुछ का कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर क्या होता है। कुछ न कुछ खामियां निकालना उसका। देखिए, बिल्कुल महिला आरक्षण का जो बिल है वो कांग्रेस लेके आई थी और 2010 में हम लोगों ने राज्यसभा में पास करा लिया था। अगर ये महिलाओं के लिए माइलस्टोन था, जो हम हमेशा से कह रहे थे, आपको क्या कमी थी और आपने इतना वेट क्यों किया, इंतजार क्यों किया? आप तो लोकसभा में फुल मेजोरिटी में हैं, 2014 से आए, 9.5 साल क्यों लग गए? क्या 2014 में ये महिलाओं के लिए माइलस्टोन नहीं लग रहा था? क्या आने वाले चुनाव में आपको ये महसूस हो रहा है कि शायद महिला रिजर्वेशन के बगैर, उसका प्रलोभन के बगैर चुनाव में जो आपकी बुरी तरह हार होनी है उसमें कुछ राहत मिल जाएगी? ये कांग्रेस का बिल था और आज लोकसभा में इन्होंने टेबल किया है। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही चाह रही थी कि महिलाओं को सदन में रिजर्वेशन मिले। Reservation bill had been promised by this BJP before the 2014 elections. 9 years have passed, they have not implemented that promise. Now in the fag end of their second term, they have brought this bill. And what is this bill? It just ensures that in fact women are going to be deprived till the next census, till the next delimitation exercise. In other words, in the 2024 elections and in the constitution of the 18th Lok Sabha, we will not have 1/3 women in parliament. We will not have 1/3 women in many of the state assemblies, because this delayed action by the Modi government has resulted once again in ensuring inequality for women for the next so many years. So I would say, in answer to a question, should women of this country be grateful to the Modi government for bringing this bill? I would answer with an emphatic no, no. What you should have done 9 years ago, you did not do. And now you are talking about Amrit Kal. For women, what is the Amrit Kal? Because women are not going to be 1/3 in the next Lok Sabha, thanks to your delayed action. इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में और लगातार चाह रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। ऐसे में ये हम लोगों के लिए भी बहुत स्वागत योग्य है। और लेकिन मैं चाहूंगी, मैं चूंकि एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, और झारखंड में ST SC और OBC का भी पॉपुलेशन है, और चूंकि सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा, जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बेटियां, या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन, जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनकी घर की महिलाएं आगे आ जाएंगी, और जो दलित, दबे कुचले, प्रताड़ित लोग हैं वो लोग वैसे की वैसे रह जाएंगी। इसलिए मेरी ये मांग है कि ST SC OBC को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए, महिलाओं के लिए खासतौर पर, ताकि वो कहीं पिछड़ ना जाए।
हमारे स्टेट में ऐसा हुआ था पिछली सरकार में, जब भाजपा सरकार थी, तो 1 रुपए में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्रेशन का फीस 1 रुपया लगने वाला था। तो उसमें बाद में देखा गया कि उसका लाभ अपर क्लास की महिलाएं ले गई, क्योंकि उनके पास पैसे थे, बहुत सारी जमीन उन्होंने पत्नियों के नाम से, बेटियों के नाम से खरीद लिया। तो जिनके लिए ये स्कीम था उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि सरकार को राजस्व की हानि हुई। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम चाहेंगे उसके अंदर एक रिजर्वेशन। हम एक महिला के नाते एक महिला यही कहना चाहूंगी कि देखिए पहला संसद का आज था सेशन, और इसमें देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप राजनीति में आने का सोचती है कि चुनाव लड़े? और राजनीति का मैं बचपन से सोचती हूँ, हमारी फैमिली है इस पे। तो देखिए अब ये हो जाए जल्दी से बिल पास और फिर 26 में आप देख लेंगे मुझे। अच्छा, जिस तरह से ये नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, शिफ्ट हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक जो इच्छा शक्ति दिखाई दी। देखिए एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदुस्तान का था, इंडिया का था नया संसद, मगर ये भारत का जो नया संसद है, कि नए भारत का संसद है, इसमें हमारे सारे आर्टिजन्स इस्तेमाल हुए हैं, सारा हमारा जो हमारी संस्कृति है और हमारी हिस्ट्री है उसे डिपिक्ट किया है। तो एक नई शुरुआत हुई है और बहुत ही प्रोग्रेसिव शुरुआत हुई है। कुछ लोग अभी भी क्रेडिट लेना चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए उन्होंने पहल की थी। जी देखिए, पहल किसी ने भी की हो, जो लाया है इंटेंशन दिखाई ज्यादा देती है इन चीजों से। इंटेंशन शायद उस टाइम पे पता नहीं क्या थी, मगर अभी इंटेंशन ये है कि ये पास होके रहेगा और वही हम चाहते हैं। बिल भी आ गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पहल को लेकर? पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी है। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए, धन्यवाद। भविष्य में सपना चौधरी भी राजनीति में आएंगी इस बिल के बाद? शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बेहद पसंद आया, धन्यवाद। आपका इसमें क्या है? क्लियर कर दिया गया है और अब गौमुख से गंगा बहेगी, गंगा सागर तक बहेगी। ये बिल अब पास होके ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और बहुत वर्षों से इंतजार था, वो हो जाएगा। लेकिन कई लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्टियां हैं, चाहे बीआरएस हो, चाहे बीजेपी जी हो, जी चाहे वार की शुरुआत। अब वो तो देखिए, हर एक बात में वॉर तो होता ही है ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे मतों के पार्टियां हैं। तो लेकिन मेन चीज ये है कि जो खाना बना के खिलाता है, स्वाद आपको देता है, वही तो रहेगा। सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक, और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। यस यस, आई थिंक हम तो सब स्तब्ध रह गए, हमारे पास शब्द नहीं थे व्यक्त करने के लिए कि कितना भव्य, और जो हमने महान संस्कृति भारत की जो बातें सुनी है, जिस तरह से हमने सुना है कि एक ऐसा काल, वैसा ही जो स्वर्णिम काल या अमृत काल की जो बातें करते हैं, उसको जो फिट बैठता हुआ बिल्कुल उसकी इमेज को लेके या उसके इम्प्रेशन को लेके, ये बिल्कुल ये इस तरह की भव्य इमारत जहाँ पे भारत और भारतीयता का इतना खूबसूरत प्रदर्शन किया गया है, छोटे से छोटे लेके हैंडीक्राफ्ट्समैन से लेके संस्कृति से लेके धर्म से लेके हर चीज को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो है वो दर्शाया गया है। बहुत इम्पैक्ट करेगा। आपने देखा कि महिलाओं की क्या स्थिति, और मैं ये सिर्फ भारत के लिए नहीं कहूंगी, पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे पास कम से कम एक महिला प्रधानमंत्री तो रही है। हमारे असेंबली में इतनी सारी महिला, और बाकी देशों की हालत देखिए, अब अमेरिका में आज तक एक प्रधानमंत्री तक नहीं, प्रेसिडेंट तक नहीं कोई बन पाई है आज तक। 99.9% देशों में महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई हैं कि आज तक हम लोग जो ये फेमिनिज्म की बातें करते हैं सब, और अगर हम लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं तो राजनीति जैसे जो
एक करियर होता है उसमें कोई कैसे आ सकता है? 15-16 साल की उम्र में अक्सर जैसे श्री मोदी जी हो गया, अमित शाह जी, कैसे आए वो आगे? क्योंकि उन्होंने एज अ पार्टी वर्कर उन्होंने काम किया, रोड पे काम किया, रोड शोज में काम किया या रैलीज में काम किए। लेकिन क्या हमारे घर की बच्चियां 15-16 साल की उम्र में रोड पे उतर सकती हैं? कल किसी का दुपट्टा खींचकर उसको जान से मार दिया गया। इतनी मोलेस्टेशन, इतनी पिंचिंग, इतनी टीजिंग, इतने ज्यादा उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है, तो क्या महिलाओं को आरक्षण नहीं चाहिए? ऑफकोर्स महिलाओं को आरक्षण भी चाहिए और सुरक्षण भी चाहिए। तो ये जो सरकार है वो इतने बारीक तरीके में, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो राम मंदिर हो 377 हो, चाहे और विमेन जो है वो कॉम्बैट रोल्स में कि औरतें जो हैं वो इतनी बहादुर होती हैं, उनको जो है चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, उसमें कॉम्बैट रोल्स में जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि महिलाओं के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए। थैंक यू। आप किस तरह से देखती हैं, आप स्वयं एक महिला विधायक हैं? मैं ये मानती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कदम है। और कहीं ना कहीं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना अच्छा काम हो गया है। कब से हम लोग इस चीज़ के अपेक्षित थे, कब से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे, लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, मना रहे थे कि इस बिल को स्वीकृति मिले, संस्तुति मिले, और अब इसको लोकसभा में पेश किया गया है। ये बहुत ही बड़ा कदम है और आई थिंक वी कैन फोरसी कि आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण के लिए ये कितना बड़ा और मजबूत स्तंभ साबित होगा। मैं ये इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि खुद स्वयं मेरी जनता के आशीर्वाद से मुझे 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। ये मेरी दूसरी टर्म है और क्योंकि पंचायती राज में ये ऑलरेडी लागू है 33% आरक्षण, तो हम देखते हैं कि जैसे पंचायती चुनावों में जो हमारी महिलाएं प्रधान बन के आती हैं, बीडीसी बन के आती हैं, जिला पंचायत सदस्य बन के आती हैं, अध्यक्ष बन के आती हैं और तमाम जो भी और व्यवस्थाएं हैं पंचायती राज में, तो हम देखते हैं कि वो कितना उनको उससे एम्पावरमेंट मिलती है, कितना बढ़िया कार्यकाल संभालती हैं। मैं अपने कार्यकाल की बात बताऊं, मेरी इस समय सौभाग्य से अमावा ब्लॉक की प्रमुख भी महिला हैं और राही पिछली पंचवर्षीय मेरी राही ब्लॉक जो मेरा एक मुख्य ब्लॉक है की ब्लॉक प्रमुख भी महिला थी।